कई जगहों पर ईवीएम मशीन की जो मुश्किलात थी अब उसमें समाधान निकाला गया है, लेकिन भागलपुर में खास तौर से बहुत सारे लोगों में बहुत गुस्सा कि हम सुबह सुबह सबसे पहले मतदान देने के लिए ही निकले, लेकिन ईवीएम मशीन का काम नहीं करना, वहाँ ट्रेनिंग ना होना और उसके बाद गुस्से में वो लौट भी गए। लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग मौजूदा वक्त में अपने अपने तरीके से विकास का जिक्र हर कोई कर रहा है, किसी भी तबके का हो, और विकास को लेकर जिस तरीके की परिभाषा गढ़ी जाती है शहरों में और गांव में, दोनों में बड़ा होता अंतर होता है। हम पहले सीधे चल रहे हैं सुजीत झा के पास। सुजीत झा बढ़ैया मौजूद हैं। सुजीत झा, अब क्या स्थिति है, क्या रवानगी तेजी आई है वोटिंग डालने में? बिल्कुल तेजी आई है प्रसून जी, और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं मतदाताओं का आना यहाँ पर, और इससे लगता है कि काफ़ी वोट का परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहेगा। गिरिराज सिंह यहाँ वोट डाल के गए हैं बूथ नंबर 31 पे, और तमाम लोग यहाँ वोट डाल रहे हैं। बढ़ैया के बारे में बता दें कि 32,000 वोटर हैं इस कस्बाई गांव में, जो कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और 37 बूथ हैं यहाँ पर। तो सभी बूथों पर इस तरह की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लोगों में एक उत्साह दिख रहा है। और हमने लोगों से जो बातचीत की है, कई लोग विकास के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन अंततः जो बात निकल के सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं एक बटा हुआ है मामला, जो हमें समझ में आ रहा है, और वो स्पष्ट तौर पर इसको परिलक्षित किया जा सकता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शांतिपूर्ण मतदान है यहाँ पर। अभी तक करीब 10% मतदान हो चुका है, और आगे ये और गति पकड़ने की इसकी ज़रूरत है। यहाँ गिरिराज सिंह अभी अपने गांव में ही हैं, काफ़ी जो भी बूथ है वहाँ पर घूम रहे हैं और लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रसून जी, वो तो बहुत तीखी बोली बोल रहे थे, जिस तरीके से आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे जब हमने सुना उसे, और वो वोट डालने जा रहे थे उसी लाइन में थे और लगा जैसे भाषण दे रहे हैं। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग की नीतियों के तहत इस तरीके से होता नहीं है। इसको यहाँ पर भी ये आवाज़ उठी, तो इसकी जानकारी नहीं गिरिराज सिंह जी को कि, या फिर उन्होंने को लगा कि जो मौका है बताया जाए? प्रसून जी, आप देख समझिए कि चुनाव आयोग ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है, किस तरह की, वो सब चीज़ों को यहाँ देखना एक बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम लाइव कर रहे थे यहाँ, जहाँ मैं आज अभी खड़ा हूँ, यहीं से सुबह मैं लाइव कर रहा था। कुछ पुलिस वाले आए, एक मजिस्ट्रेट आए, वो बोले कि आप जो है यहाँ से आप नहीं दिखा सकते हैं, चुनाव आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किया है, 200 गज दूरी पर जाना है आपको। लेकिन बाद में जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि आप परिसर में कर सकते हैं, आप बूथ के अंदर जाकर फोटोग्राफी नहीं कर सकते और वहां रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो जो भी जिस तरह का भी निर्देश आता है चुनाव आयोग की तरफ से, वो स्पष्ट तौर पर यहाँ के अधिकारी या पुलिसकर्मी उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि जो जिस तरह से गिरिराज सिंह लाइन में लगे हुए थे और उनसे बातचीत हुई और उन्होंने पूरा खुलकर अपना जो मत दिया है, चाहे वो बेहद वो उत्साहित थे कि एक मंत्री को बर्खास्त किया गया जो कि घूस लेते हुए, उनकी वीडियो जारी हुई है। आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन हमने जो बातचीत की है, जो आम लोगों की में चर्चा है, उसमें ये एक तरफ ये भी एक पक्ष आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मंत्री को बर्खास्त की, न सिर्फ बर्खास्त किया बल्कि पार्टी का टिकट भी नहीं दिया। जहां पिपरा पूर्वी चंपारण से वो चुनाव लड़ने वाले थे अवधेश कुशवाहा, और उनके टिकट को भी रोक दिया गया। दूसरी तरफ आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण पर जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरक्षण जारी रहेगा और इसमें कोई फिर बदल की जरूरत नहीं है। तो कई लोग ये भी कहते थे कि कम से कम जो अगड़ी जाति के हैं उनके आरक्षण की भी, जो आर्थिक से पिछड़े हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोनों तरह की बातें हैं यहाँ पर। जी रीमा, वहां क्या स्थिति, अब मशीनें चालू हुई? जी, मशीन बिल्कुल चालू हो गई है, और लंबी जो कतारें थी वो थोड़ी सी और लंबी हो गई हैं दोनों ही जगह पर। थोड़ा सा लोगों में गुस्सा था। एक बुजुर्ग से अभी हमने प्रसून जी बात की जो 82 साल के हैं, कई पीढ़ियां उन्होंने देखी है, हेडमास्टर रहे हैं स्कूल में, फिर प्रिंसिपल बने और उन्होंने शिक्षा का यहाँ पर काफी प्रचार प्रसार किया। वो काफी दुखी थे इस बात को लेकर कि किस तरह से सिस्टम नहीं बदल रहा है। जागरूकता फैलाने की जनता में जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन बुजुर्ग 82 साल के 6:45 बजे से लाइन में लगे थे, 1.5 घंटे के बाद उनका नंबर आया है। तो ये तमाम जो ऐसी चीजें थी, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात लोग लगातार कर रहे हैं, विकास की बात तो लोग
कर ही रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर वोट डाल रहे हैं उसमें से अभी तक हमारी प्रसून जी जितने लोगों से बात हुई है सबका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वो विकास के नारे पर वोट डाल रहे हैं। कम से कम अभी तक जितनी पोलिंग यहाँ पर हुई है, जितने लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि सड़कों की हालत बदहाल है, लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी, उनके बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं ना सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि काम करने के लिए। ये जो माँ बाप का दर्द है वो भी यहाँ पर दिखाई दिया। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर इस बार लग रहा है कि लोगों के मन में गुस्सा भी है और लोग सिस्टम में बदलाव की जो मांग है वो इस बार लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। जी उर्मिलेश जी, ये दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मत है। हम चलेंगे, अशोक सिंघल भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले एक जवाब छोटा सा चाहेंगे जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे थे। क्या ये माना जाए कि दरअसल जातीय आधार पर वोटिंग या डेवलपमेंट के आधार पर वोटिंग का जो मापदंड बना दिया गया उसके पीछे राजनेताओं के अपने वोट पावर देखने की मनस्थिति ज्यादा थी बनिस्बत की उसकी क्या जरूरत है, और उसके जरिए ही धीरे धीरे उसको मेंटेन रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अगर 1967 के बाद के भारत के मतदान के पैटर्न को देखें तो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित होती है कि लोगों के क्या एस्पिरेशंस हैं, लोगों के क्या सरोकार्स हैं और लोग क्या चाहते हैं। इसके बजाय नेताओं ने लोगों के बारे में एक निर्णय कर लिया, एक आकलन कर लिया और उसके आधार पर उन्होंने अपने फार्मूले पेश करने शुरू किए और फिर वो कई बार जनता के बीच में घर कर जाता है, कई बार जनता के बीच में वो बैठ जाता है। लेकिन साथ में मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा जो आपके प्रश्न से इतर है। जब आप पूछ रहे थे कि क्या माहौल है यहाँ, कैसा है, देखिए बढ़िया, जहाँ सुजीत बैठे हैं, खड़े हैं, और जहाँ आपकी एक दूसरी पत्रकार जो बांका में है, भागलपुर में, ये वो इलाके हैं प्रसून जो 90 के पहले तक इन इलाकों में दलित और पिछड़े वर्ग के जो गरीब लोग हैं वो वोट ठीक से डाल नहीं पाते थे। मैंने 1986-87 के दौर का चुनाव देखा जिसमें जॉर्ज फर्नांडीज को मनोरमा सिंह ने हरा दिया था। जॉर्ज फर्नांडीज को प्रचंड बहुमत पूरे इलाके में था क्योंकि समाजवादियों की बेल्ट थी, मधुलिमय का इलाका था एक दौर में, और अमरपुर कटोरिया के इलाके में जो बांका का पार्ट था उस इलाके में दलितों को, आदिवासियों को और गरीबों को वोट ही नहीं डालने दी गई है, उनको मार मार कर भगा दिया गया। मेरी आंखों के सामने मतदान केंद्र पर लोगों को मार कर भगा देते थे बड़े लोग। आज की तारीख में जब रामकृपाल जी कह रहे थे कि लालू प्रसाद का क्या योगदान है, तो दरअसल नई पीढ़ी को मालूम नहीं है कि ये नीतीश लालू के दौर में क्या बिहार में परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन भोजपुर के इलाके में, जहानाबाद के इलाके में, मध्य बिहार के इलाके में नक्सलवादी आंदोलन के कारण हुआ और संपूर्ण बिहार में, खासकर उस इलाके में जहां इन आंदोलनों का प्रभाव नहीं था, वहां सामाजिक न्याय आंदोलन के जो ये नेता थे, इनके कारण हुआ कि लोग आज वोट डाल रहे हैं। बढ़ैया में लोग घोड़े पर सवार होकर आते थे और खासकर उस इलाके में जो इंटीरियर्स के गांव हैं वो किसी को खड़े नहीं होने देते थे मतदान केंद्र पर, और एक खास समाज, एक खास समुदाय, एक खास वर्ग के ही वोट पड़ते थे और उनकी वाहवाह हो जाती थी। और यही कारण है कि अगर 1900 देखिए जेपी मूवमेंट के डेमोक्रेटाइजेशन के बावजूद बिहार में कांग्रेस पार्टी ने जितने चीफ मिनिस्टर बनाए सन 1980 की कांग्रेस वापसी के बाद, वो सभी संयोगवश अपर कास्ट थे। जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, भागवत झा आजाद, चंद्रशेखर सिंह, विंदेश्वरी दुबे और पुनः डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। कांग्रेस ने समझा नहीं कि जो जेपी मूवमेंट ने नई लीडरशिप पैदा की है वो कहीं लिफाफे से बाहर ना आ जाए, और वही हुआ 90 में। आज जब गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम बीजेपी सरकार बनाएगी भी तो कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास का दबाव है और ये इतिहास करवटें बिहार में बहुत पहले ले चुका है। ये फर्क है बिहार की। अशोक सिंघल जी नवादा में मौजूद हैं आप, वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि आप जो बात कर रहे थे लोगों के विकास को लेकर, जरूरतें और उनकी अपनी परिभाषा भी अलग अलग है। किसी को आप अपंग से बात कर रहे थे जो कि था, उसको ट्राईसाइकिल का जिक्र कर रहा है, स्टूडेंट एजुकेशन का जिक्र कर रहा था, कोई एक शख्स सड़क की बात कर रहा था, पानी की बात कर रहा था। क्या है अब लोगों के भीतर जो सवाल वहां पर निकल रहे हैं? देखिए प्रश्न कुल मिला के विकास तो सबको चाहिए। थोड़ा बहुत लोग हैं जो जातीय समीकरणों को देखते हुए करते हैं, लेकिन विकास से कोई इधर उधर नहीं है, विकास उनको चाहिए। और तमाम लोगों से जो मेरी बात हुई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब चाहते हैं कि उनके इलाके का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन फ्रंट पे हो, हेल्थ के मामले में हो, सड़कों का हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो। सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं, इश्यूज हैं, तो सबको चाहिए विकास।
और किसी को कोई लगता है कि कौन विकास करेगा, किसी को कोई पार्टी लगती है। लेकिन मैं आपको यहाँ का एक नज़ारा भी प्रसून दिखा दूं। देखिए ये यहाँ पे काफ़ी तादाद में लाइनें लगी हुई हैं, महिलाओं की कतार देख सकते हैं कितनी लंबी है। हालांकि मुस्लिम बहुल ये बूथ है प्रसून, यहाँ पे उसी अंदाज में यहाँ पे लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि आधा घंटा देरी से शुरू हुआ था यहाँ पे पोलिंग। एक दो पोलिंग बूथ पर मशीनें भी बदली जा रही हैं, ईवीएम खराब हो गई हैं 2 जगह पर, तो वहाँ पे बदली जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक इश्यूज़ की बात है प्रसून, यहाँ पे चाहे वो बीफ का मुद्दा उछला हो, चाहे अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा उछला हो, लेकिन कुल मिला के लोगों का ये कहना है कि विकास हमको चाहिए। ये मुद्दे अपनी जगह हैं, उठते हैं, लोग आते हैं उठाते हैं, लेकिन विकास हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे रोजगार का हो। लेकिन लोगों का ये कहना है कि नेता आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन बना रखा है कि किस मुद्दे पर वोट देना है, चाहे वो नेता कुछ भी बोल के चले जाएं, लेकिन जो उनको छूता है, जो उनको प्रभावित करता है, उन मुद्दों पर उनको वोट देना है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे पार्टियां अपने हिसाब से वोट मांगती रही हैं, अलग अलग मुद्दे उछालती रही हैं, लेकिन विकास ही असली मुद्दा है प्रसून। संजय जी, विकास हर के लिए जरूरी है, विकास शब्द की अपनी अपनी परिभाषा गढ़ी जा रही है, लेकिन गवर्नेंस अगर पॉलिसी डिसीजन लेने के बाद इंप्लीमेंट करने के तौर तरीके अगर कास्ट लाइन पे आ जाएगा तो फिर जाति महत्वपूर्ण हो जाएगी जिस जगह पे ऐसा होगा, या अपने वोट बैंक के लहजे में आ जाएगा तो वोट बैंक जो महत्वपूर्ण होगा वही मायने रखेगा। इसका मतलब एक ये भी है, तो उस लिहाज से ही वोटिंग पैटर्न तय होने लगेगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव के समय में सब विकास विकास की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार आएगी, चाहे जिस भी पार्टी की, जिस भी गठबंधन की सरकार आए, नीतियां निर्धारण में जब पॉलिसीज ली जाएंगी उसमें जाति का प्रभाव होने लगता है। और यही कारण है कि जब वोटर चुनाव के दौर में तो विकास की बात करता है, लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो उसे लगता है कि जब कोई व्यक्ति जीत के आएगा, जो मेरा नुमाइंदा होगा, क्या वो मेरा काम करा पाएगा। लेकिन तो कहीं क्या ना कहीं ऐसी स्थिति रहती है संजय जी कि कुर्मी को लगे कि वो उसका जो नायक है वो नीतीश कुमार ही है, यादव को, यदुवंशी को लगे नहीं लालू यादव ही है, राजपूत को अपना नेता दिखाई दे, भूमियार को अपना नेता, क्या इस तरीके से वाकई बने ध्रुवीकरण होता है क्या? ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है। भले ही आप अपने उम्मीदवार को, जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में आप मतदाता हैं, उस क्षेत्र में भले ही आपका मत पार्टी के आधार पे किसी कारणवश चला जाए, लेकिन जहां तक पार्टी के जो नेता का सवाल है, बहुत स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन है कुर्मियों का कि हमारे नेता नीतीश कुमार है, यादवों के बीच में कि हमारा नेता कौन है, लालू यादव है। अगर ऐसा है तो जब वो सत्ता में शख्स रहेगा तो इस बात को ध्यान देगा कि उसी के कास्ट के लोग उसके इर्द गिर्द रहें। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, सिर्फ बिहार की बात नहीं, और कई राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है। जब व्यक्ति शीर्ष पद पर आता है, मुख्यमंत्री बनता है, उसकी कोशिश होती है कि उसके भरोसे के लोग हों, और आमतौर पे बहुत सारे उन्हें भरोसा जाति पर तय हो जाएगा। काफी हद तक जाति पर तय होता है। क्यों ऐसा, क्यों रामकृपाल जी, या आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। हाँ, मैं देखिए छोटी छोटी घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, अगर बड़े पैमाने पर देखें सामाजिक आंदोलनों का इतिहास, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखेंगे सन 47 सन 52 से लेकर के एक बहुत दौर तक गांधी परिवार का शासन रहा। हर वर्ग और हर समूह ने उनमें आस्था व्यक्त की जो कि उस क्लास से नहीं आते थे। साउथ में जो सबसे पहले दलित आंदोलन शुरू हुआ, देखिए साउथ सबसे पहला है, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार ने शुरू किया था, जिसके द्रमुक और अन्ना द्रमुक पार्टियां आई। आज देख लीजिए लीडरशिप किसके हाथ में है। सवाल इस बात का लगता है 2 लकीर रामकृपाल जी बहस में खींचनी होगी। देखिए एक लकीर, एक मिनट, एक लकीर मंडल के बाद की और एक लकीर इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में जो आया। मैं उस पर भी आ रहा हूं प्रसून जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मंडल के बाद भी इलेक्शन हुए हैं। देखिए मंडल के बाद इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद क्या नतीजे रहे हैं आप विधानसभाओं के भी देख लीजिए। लोकसभा बिहार का सिर्फ जिक्र भी कर नहीं, मैं इस बात पर आ रहा हूं। 74 का मूवमेंट जिसके तहत सारे लोग इकट्ठा हुए थे वो जयप्रकाश नारायण थे। याद कीजिए, जयप्रकाश नारायण के तहत ही ये सब, चाहे नीतीश हो, लालू हो, इवन कर्पूरी ठाकुर के दौर से वो पीजेंट्री मूवमेंट शुरू हुआ, जिसको उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, जिसको आप कहिए 2 लोग रहे, कर्पूरी ठाकुर वहां रहे, चौधरी चरण सिंह यहाँ रहे, जिसको आप पिछड़ी और मध्य जातियां कहते हैं। उसके बाद जो साउथ का था प्रयोग वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ। चरण सिंह ने साहब बहुत जातीय राजनीति जो खेली उत्तर प्रदेश में, कौन इससे वाकिफ नहीं? मैं इसको बता, इसी बात को कह रहा हूं ना। देखिए मायावती जब पहली बार आई, उसके पहले कांग्रेस के जगजीवन राम हुआ करते थे, और यही नहीं, जगजीवन राम ही नहीं, जगजीवन राम बात की थे,
शुरू में नेहरू, गांधी, ये सारा था। और जगजीवन राम इसलिए थे कि इंदिरा गांधी थी। और जैसे मैं बताऊं, इस देश में मुसलमान का सन 47 से आज तक सारे नेता हिंदू हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव, जगजीवन राम, आप उठा के पूरी देख लीजिए। ये कहना कि रिलीजन उसी की जाति का या उसी के धर्म का हो या उसी के कास्ट का हो, नहीं। हाँ, उसमें होता है कि मेरी जाति का है, मेरा दर्द समझता होगा, लेकिन अगर वो एक्सपोज होता है तो भला कौन करेगा, वो किसी भी कास्ट का हो। अगर उसको भरोसा होता है जो 2014 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को रामपुर से नेहरू ने टिकट क्यों दिया, मैं आपको और उन्होंने 57 में विरोध क्यों किया? मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मई 2014 में 16 महीने पहले उत्तर प्रदेश में सारे मुलायम के वोट बैंक ने मुलायम के परिवार को जिताया, पार्टी को वोट नहीं दिया। आप इतना पीछे क्यों जाते हैं? मैं तो 2014 की बात आप पीछे गए थे, मैं इसीलिए पीछे गए। आप यहाँ के बता दूं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, भागलपुर और गोपालगंज, उठा के देख लीजिए। 2010 में जितनी सीटें बीजेपी और नीतीश ने मिलकर के जीती थी, वो सारी सीटें बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में सारी विधानसभा सीटों में वही सीटें पाई बिना नीतीश के। नहीं, एक बात बताइए, 2014 का इलेक्शन अगर इस देश में इतना मानक है, 1 मिनट, तो बांका और भागलपुर लालू के कब्जे में गए थे। नहीं, मैं तो इसका मतलब क्या माना जाए, इस पूरे इलाके के जो समीकरण है, अगर 2014 और मोदी मायने रखते हैं 2014 के चुनाव के मद्देनजर इस इलेक्शन में भी, तो बांका और भागलपुर आरजेडी के हिस्से में। नहीं, मैं इसीलिए प्रसून जी मैं कह रहा हूं, गया और गोपालगंज भी देख लीजिए। गया और गोपालगंज की वे तमाम सीटें जो जेडीयू और ये दोनों मिलकर के जीते थे, वे सारी की सारी सीटें बीजेपी ने अपने अकेले बूते रिटेन। हम जरा सा चलिए अतीत टटोलने चलते हैं। रोहित हमारे साथ है, समस्तीपुर में है। आपने चूंकि जिक्र कर्पूरी ठाकुर का किया था, वो समस्तीपुर से ही आते हैं। वहां पर रोहित, आपसे पहली बार सुबह से हम जुड़ पा रहे हैं, लेकिन वहां पर वोटिंग ट्रेंड क्या है, सिक्योरिटी क्या है, और वहां पर वोटरों के जहन में कौन सी इश्यूज है, मुद्दे क्या? प्रसून जी, ठीक कहा आपने। मैं इस वक्त समस्तीपुर में हूँ और खासकर मैं इस वक्त कर्पूरी ग्राम में ही हूँ, जो फॉर्मर जो बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का ही गांव है। सुबह से ही यहाँ पर जो है लगातार वोटिंग चल रही है। पीछे अगर आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें हैं जो सुबह 7 बजे से पहले ही से लगी हुई थी। यहाँ पे ईवीएम थोड़ी सी खराबी आ गई थी, उसके बावजूद लोग यहाँ खड़े रहे और अब सुचारू रूप से यहाँ पे मतदान चल रहा है, पुरुष हो या महिलाएं हो। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पुख्ता बंदोबस्त तो किए गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये बात अपनी साफ कर दी थी कि कहीं भी बिहार पुलिस के जवान जो हैं वो सुरक्षा में नहीं लगाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही लगाया जाएगा। और उसी को नजर में रखते हुए तमाम पोलिंग बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगाए गए हैं और इस वक्त सुचारू तरीके से चल रहा है। लेकिन जहां तक अगर मुद्दों की बात करें तो बहुत ही बटे हुए से मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन जहां तक कर्पूरी ठाकुर के गांव की बात करें, लोग यहां यही मानते हैं कि विकास ही मुद्दा है, विकास के नाम पे वोट होनी चाहिए। और पिछले 15-20 दिनों से जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से फोकस जो विकास से शिफ्ट होकर अन्य चीजों पे चला गया है, गौ मांस पे, जात पात पे, और जो तमाम जो बयानबाजी हुई है उससे काफी नाराज आ रहे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जैसा कि आप भी जानते हैं सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते थे और इससे उनका गांव जो है, खासकर यहाँ के लोग जो है वोटर हैं, काफी खफा है जिस तरीके की जात पात की और बांटने की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है बिहार में। चलिए हम लौटेंगे आपके पास, और ये भी बता दें कि 2005 में कर्पूरी ठाकुर के भाई जो थे, वो जो इंदिरा आवास योजना के थे, उसके तहत 25,000 रुपए जो मिलते हैं, उसके मातहत जो घर बना था वो उसमें रह रहे थे। रामनाथ उनके बेटे जो थे, एक वक्त कर्पूरी ठाकुर के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया था टिकट देने में, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर ने अपना नाम काट दिया था, कहा कि एक परिवार से एक ही शख्स। तब लोगों ने कहा कि अच्छा रामनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर वो चुनाव लड़े थे। यह एक स्थिति बिहार की राजनीति में रही है, जो अब शायद दूर की गोटी है। कहते हैं कि परिवार को सामने नहीं लाएंगे तो किसको लेकर आएंगे। पहले घंटे में 6% वोटिंग हुई है।